Assalamu alaikum, dear students. Welcome in class of English of second year from Paradise College. So, as you know that we have started our story Hunger and Population Explosion. तो कल हमने पेज नंबर 35 की ट्रांसलेशन की थी. लास्ट वाला एक पैरा रह गया था. उसमें बात हो रही थी अबाउट हंगर एंड फेमाइन. हंगर क्या है? राइटर है हमारी एना मैकेंजी, फीमेल राइटर है स्टोरी की, जो कि बताती है कि सिर्फ एक टाइम का खाना मिलना या फिर पूरे दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए भूखे रहना, उसको भूख नहीं कहते. रियल मीनिंग्स में हंगर मतलब भूख का मतलब है कि आपको कभी भी खाने के लिए प्रॉपर फूड जो है वो मुहैया ना हो, दरकार ना हो. और अगर यही चीज एक लंबे अरसे तक रह जाए तो उसको फिर फेमाइन कहते हैं, फिर कहत पड़ता है. तो हमने पढ़ा कि हमने बाइबल में कहत के बारे में पढ़ा. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में 7 साल का मिस्र में कहत पड़ा था. आगे आज हम पढ़ेंगे किन किन कंट्रीज में किस तरह से फेमाइंस की वजह से जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई. पेज नंबर 35 बुक का लास्ट वाला पैरे से हमने स्टार्ट करना है. जी देखें, गौर करें जरा बुक पे. फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से टू अबाउट 1800, कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 1800 तक देर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन इन यूरोप. यहाँ पे यूरोप में कई कहतों की या फिर कहते हैं कहत की कई रिकॉर्ड हैं. इन 350 डिफरेंट ईयर्स वन फेमाइन एवरी 5 years. कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से लेकर 1800 तक यूरोप में 350 मुख्तलिफ सालों में कहत के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. मतलब हर 5 साल बाद एक कहत आया. ये थी यूरोप में कहत की एक डिस्ट्रक्शन. आगे देखते हैं. इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी वक्त उसी दौरान इंग्लैंड में देयर वाज एट लीस्ट, यहाँ पे कम से कम 1 मेजर फेमाइन एवरी 10 years. कहता है इसी तरह उसी अरसा में इंग्लैंड में मतलब बरतानिया में दौरान हर 10 साल में कम से कम एक बड़ा कहत आया. दीज वर जनरल फेमाइंस. जनरल मतलब अमूमी तौर पे बड़े कहत हैं. व्हेन अ लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड, जब मुल्क का एक बड़ा हिस्सा मुतासर होता था. बट देयर वर मैनी मोर लोकल फेमाइंस, क्योंकि यहाँ पे कई मुकामी कहत भी थे. कहते हैं ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो बुक में दर्ज हैं, ये सिर्फ बड़े कहत हैं, जनरल फेमाइंस हैं जिनसे बड़े लेवल पे तबाही हुई. ये जो छोटे छोटे फेमाइंस कहत हैं, इनका तो जिक्र ही नहीं किया. ये तो है ही बहुत ज्यादा. वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दिस फेमाइंस. हम इन कहतों के बारे में कोई तासर हासिल कर सकते हैं फ्रॉम आवर फोकलोर, लोक कहानियों से. हम अपनी लोक कहानियों से इन कहतों का हल्का सा तासर ले सकते हैं. लोक कहानियां, फोकलोर, फेबल्स, मिथ्स को बोलते हैं बच्चों. लोक फोक लोर्स या फिर लोक कहानियां ये मंसूब होती हैं किसी मुकाम से, किसी मुकामी एरिया से, नेटिव्स से, इनबर्न से. मतलब कि ये जो फोकलोर्स हैं, ये जिस एरिया की होती हैं, ये उसके कल्चर, उसकी सकाफत, उसके ट्रेडिशंस, उसकी कस्टम्स, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस की थी, वहाँ के लोगों का उठना बैठना, ये सारी चीजों की वो अक्कासी करती हैं. ठीक है. तो ये एक रिवाज होता है, जैसे कि हमारे पंजाबी के फोकलोर लोक कहानियों में टप्पे आ जाते हैं, माइये आ जाते हैं. इस तरह से और भी ऐसे सॉन्ग जो हमारी खेतों खलियानों को बयान करते हैं, हमारे कस्टम्स को बयान करते हैं. तो हर एरिया की ये मुकामी सतह पे होते हैं, मतलब हर एरिया की रस्म और रिवाज पे डिपेंडेंट होते हैं ये सॉन्ग्स. उनको हम लोग फोक सॉन्ग्स कहते हैं. और फोकलोर जो कहानियां होती हैं, ये उनके कस्टम्स वगैरह, ट्रेडिशंस या फिर इन पास्ट वो लोग जो सफर कर चुके हों उनके अबाउट होती हैं. ठीक है. तो कहता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो कि हमारे इन फेमाइंस के बारे में भी हमें बताती हैं कि इन पास्ट, अगर ये यूरोप की फोकलोर्स हैं तो वो अबाउट यूरोप बताएंगी.
मतलब किसी ना किसी वे में हमें वो थीम पेश करती हैं, वो थीम हमें बताती हैं कि यहाँ पे फेमाइन्स की वजह से क्या क्या हुआ था। द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व, ये रॉबिन हुड की कहानियां हैं जो कि अक्सर इन्वॉल्व शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं, कंटेन करती हैं लोकल फूड शॉर्टेज, ये जो खाने की किल्लत को, विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और लोगों की वो ये मदद करता है खाने की नकलो हमल से। रबिंग द रिच टू फीड द पुअर, गरीबों को, अमीरों को लूटता था वो गरीबों को खिलाने के लिए, पोच करने के लिए। और पोचिंग फॉर देम फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट्स, या फिर गरीबों के लिए क्या करता था, पोच मतलब हंट करना, इलीगली गैर कानूनी तौर पर क्या करता था, शिकार करता था शाही जंगलात से। तो इसका बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। तथा रॉबिन हुड की कहानियों में अक्सर मुकामी तौर पर खुराक की किल्लत का जिक्र मिलता है, जिनमें वो खुराक की नकलो हमल में मदद करता है, गरीबों को खिलाने के लिए अमीरों को लूटता, या उन गरीबों के लिए शाही जंगलात से नाजायज तौर पर शिकार करता दिखाई देता था। रॉबिन हुड बच्चों ये यूरोपियन स्टोरीज हैं। रॉबिन हुड उन स्टोरीज का हीरो होता था। आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। ये बच्चों की कहानियां टाइप, मतलब एनिमेटेड स्टोरीज भी हैं इसकी, कार्टून टाइप की स्टोरीज भी हैं, बड़ी मजे की इसके एडवेंचर, सॉरी, इसके सारे जो एडवेंचर्स हैं, वो सारे इसकी जो स्टोरीज हैं, उनमें बहुत सारी स्टोरीज जो है वो क्या है, वो फोक टेल्स हैं। फोक टेल्स हैं मतलब वो स्टोरी सारी की सारी कोई ऐसा थीम पेश करती हैं, कोई ऐसा थीम देती हैं हमें, कोई ऐसा आइडिया देती हैं जो यूनिवर्सल हो या फिर जो रियलिटी से मैच करता हो कि इन पास्ट यूरोप में ऐसा हुआ था। जस्ट लाइक ये कहत को लेके ये सारा, अमीरों को लूटना, गरीबों को फीड करना, फिर इसके अलावा और भी अपना सिटी छोड़ के जंगल में जाता है, वहां पे क्या करता है, एनिमल्स इसके फ्रेंड्स बनते हैं, उनको ये क्या करता है, बचाता है ये हंटर से ही, शिकार से ही। तो उसमें इसने बताया हुआ है ये सारी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वो सारी चीजें बताई हुई हैं। तो इस तरह से रॉयल जो फैमिलीज हैं वो अपने कस्टम्स के लिए, अपने लिए क्या करती हैं, बहुत सारे जानवरों का शिकार करती हैं, जिनमें से सिर्फ एक दो का मतलब एक दो को नवाला बनाती हैं, बाकी वो जाया कर देती हैं। तो रॉबिन हुड ये सारी चीजें जो हैं वो काफी अच्छे से एनिमेटेड टाइप में जो है उसकी स्टोरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मामले में। आगे देखते हैं। बट फेमाइंस इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस, कहता है कि ये जो यूरोप में होने वाले फेमाइंस कहते थे ये थोड़े संजीदा हैं दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे इलाकों की निस्बत यूरोप में पड़ने वाले कहत निस्बतन बहुत कम संगीन थे। मतलब वो थोड़े से कम संगीन थे, कम खतरनाक थे, रादर देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो बाकी हिस्सों में कहत पड़े। अब यहाँ पे हमने ध्यान पढ़ा है तो मतलब ये मच प्लस ध्यान, तो क्या शो करता है कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है जो कि दो तरह के सेंटेंसेस को अकॉर्ड करती है। एक तो ध्यान वाले, मतलब जिसमें हम क्वांटिटी के लिए मच का या मोर का यूज भी करते हैं, दूसरे जिसमें टू यूज होता है एडजेक्टिव के साथ। आगे हम पढ़ते हैं ग्रामर में, कहता है चाइना हैड 90 मेजर फेमाइन्स इन 1 सेंचुरी, चीन में एक सदी में 90 बड़े कहत पड़े। 9.5 million पीपल पेरिस्ड, पेरिस्ड मतलब हलाक हो जाना, डाई बी किल्ड इन अ सिंगल फेमाइन। कहता है कि एक एक कहत में 9.5 million, 95 लाख लोग एक ही कहत में हलाक हो गए, विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी। कहता है और जो पिछली सदी में शुमाली चीन में तेजी से फैल गया था। कहता है कि 95 लाख जो लोग हैं वो एक ही कहत में हलाक हो गए थे, जो कि लास्ट सेंचुरी में, लास्ट पिछली सदी में शुमाली चीन में तेजी से फैल गया था। ये बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे फेमाइन्स बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले चाइना का जिक्र किया गया है कि चाइना में 90 बड़े मेजर जो हैं वो फेमाइन्स एक ही सेंचुरी में, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, 100 साल में 90 बड़े कहत पड़े। मतलब कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये डिस्ट्रक्शन थी, अ वेरी ह्यूज डिस्ट्रक्शन थी ये। द रशियन फेमाइन इन 1921 to 22 killed several million people
फिर ये रशिया के बारे में बताता है 1921 से 22 में पढ़ने वाले कहत ने, रशिया में जो कहत पड़ा था उसने कई लोगों का मतलब सफाया कर दिया, कई मिलियन लोगों का सफाया कर दिया। 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1969 टू 70। 1969 टू 70 में बंगाल में पड़ने वाले बड़े कहत में 10 मिलियन लोग हलाक हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है अबाउट फेमाइन्स के डिस्क्राइब सम ग्रेट फेमाइन्स ऑफ द पास्ट। आपने ये बताना है कि आगे भी कुछ हम पढ़ते हैं फेमाइन्स को, लेकिन ये क्वेश्चन आपने करना है अटेम्प्ट साथ ही हाउ डू फेमाइन्स अकर, कहत आते कैसे हैं। फिलहाल ये दो क्वेश्चन देखते हैं, साथ में हम ग्रामर कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे आज। कलेक्टिव नाउन्स क्या है? इट इज अ वर्ड विच शोज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर पर्सन्स कंसीडर्ड वन यूनिट। कहते हैं एक ही जैसी चीजों को, एक ही कैटेगरी की चीजों को जब हम लोग पैक करके किसी एक ही कैटेगरी में, एक ही वर्ड में पैक कर देते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कैटल है, पीपल है लोग, जेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, फोक, क्लर्जी, ऑडियंस, टीम, फैमिली, क्रू, जरी, आर्मी, फ्लॉक, हर्ड, क्राउड। इन शॉर्ट अब क्लास, क्लास भी जैसे क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हम जब इसको एज अ क्लास, एज अ कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे? मेरी क्लास बड़ी बदतमीज है। अब मेरी क्लास बड़ी बदतमीज है, मैं ये नहीं कहूंगी मतलब एक क्लास के बारे में, जस्ट एक क्लास के बारे में बात करनी है तो ठीक है। अगर दो के बारे में बात करनी है जैसे कि बायो ए बायो बी, तो फिर मैं कहूंगी मेरी क्लासेस। एक के बारे में बात करनी है लेकिन उसमें 50 बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी मेरी क्लासें बड़ी बदतमीज है, मैं कहूंगी मेरी क्लास बड़ी बदतमीज है। तो वो क्या करती है कि वो एक क्लास को, उस क्लास के जो लोग हैं, टीम है, जो ग्रुप है, उसको पैक कर देती है इन अ सिंगल वर्ड। ठीक है। इफ मेंबर्स ऑफ अ कलेक्टिव नाउन्स आर एग्रीड और अ सेंटेंस हैज वर्ड्स लाइक एग्रीड, यूनाइटेड, यूनानिमस, वी यूज सिंगुलर और मेन वर्ब्स। हम सिंगुलर फॉर्म का अक्सर यूज करते हैं इनके साथ में। एग्जाम्पल, द क्लास इज टेकिंग द टेस्ट, आर स्टूडेंट्स आर एग्रीड। मतलब सारी की सारी क्लास। ऐसा नहीं है कि क्लास में चंद बच्चे सिर्फ टेस्ट दे रही हूँ, तो फिर हम कहेंगे अ फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है, आर टेकिंग द टेस्ट। फिर वो उसमें जो सिंगुलर फॉर्म है वो नहीं रहती है। इसका मतलब है अगर एक क्लास, द क्लास इज टेकिंग द टेस्ट, क्लास टेस्ट दे रही है, इसका मतलब है होल स्टूडेंट्स, होल जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 ही। हाँ, फ्यू मतलब वेरी फ्यूअर, कोई एक दो बच्चा एब्सेंट है या फिर वो ड्यू टू सम रीजन टेस्ट नहीं दे रहा, तो वो इसकी सिंगुलर फॉर्म पे असर नहीं डालती है। लेकिन अगर 50% बच्चे जो हैं वो टेस्ट के लिए एग्रीड नहीं हैं, तो फिर हम कहेंगे कि सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर टेकिंग द टेस्ट। कुछ इस तरह से फिर हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। इफ मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स डू नॉट एग्री और अ सेंटेंस हैज वर्ड लाइक डिसएग्रीड, डिसयूनाइटेड, डिवाइडेड, तो फिर हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म या मेन वर्ब का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, द जरी इज डिवाइडेड इन इट्स वेरिडिक्ट, द जरी आर डिवाइडेड इन देयर वेरिडिक्ट। अगर ये भी बच्चे, अगर इसको डीपली देखा जाए तो ये जो प्लूरल फॉर्म्स डिसएग्रीड, डिसयूनाइटेड या डिवाइडेड, इन वर्ड्स के साथ जो प्लूरल फॉर्म यूज होती है, ये भी सम कलेक्टिव नाउन्स के साथ यूज होती है। ठीक है ना। जैसे पीपल हो गए, पीपल के साथ वैसे भी जो है हम प्लूरल का ही यूज करते हैं अक्सर, बल्कि मोस्टली क्या 99% 9, क्योंकि कुछ ऐसी हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कहावतें आ जाएं या फिर कुछ ऐसे फिनोमिनन्स आ जाएं कि हमें वो उसको सिंगुलर के तौर पे यूज करना पड़े, लेकिन ऐसा इस लेवल पे होता नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे। तो जरी है, आर्मी है, फ्लॉक है, हर्ड है, क्राउड है, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो, जिसमें अगर हाफ मेंबर्स जो है वो एग्री ना हूं तो हम उनकी फॉर्म को चेंज किए बगैर वहां पे प्लूरल जो है वो फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द जरी आर डिवाइडेड इन देयर वेरिडिक्ट। लेकिन अगर इसी तरह क्लास के बच्चे 50% डिसएग्रीड हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे द क्लास आर डिसएग्रीड, हम कहेंगे फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर डिसएग्रीड। ठीक है, तो उसका हम स्ट्रक्चर चेंज कर लेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, बल्कि जिनकी फॉर्म को ही हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं,
द क्लास इज यूनाइटेड डिसयूनाइटेड, द क्लास आर डिसयूनाइटेड। तो बच्चे यहाँ पे मेन चीज है आपकी, ये एज एक्सरसाइज आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे द क्लास इज डिसयूनाइटेड, तो इसको जब हम द क्लास आर डिसयूनाइटेड करेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है ग्रामेटिकली तौर पे थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा मतलब शेक कर जाता है यहाँ पे। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज मैंने बीच में सेंटेंस डालना था, जो कि मैंने नहीं डाला। तो इसका ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं वो हैफा हैजर्ड है, मतलब द क्लास इज डिसयूनाइटेड, द क्लास आर डिसयूनाइटेड। ये दोनों चीजें आप इसमें जो यूज करेंगे सेंटेंस, वो जो रियल वाला होगा वो होगा द क्लास इज डिसयूनाइटेड, अगर वहां पे 90% बच्चे जो हैं वो एग्रीड नहीं है, ठीक है। तो अगर 50% बच्चे डिसएग्रीड हैं तो फिर आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से करेंगे, सम स्टूडेंट्स या फिर फ्यू स्टूडेंट्स आर डिसएग्रीड इन द क्लास। आगे देखें, टीम प्लस फैमिली है, क्रू है, क्राउड है, सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये दोनों के तौर पे काम कर लेती है। जस्ट लाइक आर टीम इज द बेस्ट ऑफ ऑल, द सिंगल यूनिट में, या द क्राउडेड हैज गैदर्ड, सिंगल में द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, रश जो है वो अपनी सीट्स ले रहे हैं, रश के जो लोग हैं। तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल। ये फ्रेज पे डिपेंड करता है कि फ्रेज कैसी है उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन थी जो मैंने आपको समझानी थी। कलेक्टिव नाउन्स के कुछ जो वर्ड्स हैं वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ट्रांसलेशन की तरफ आए, फिर हम नॉमिनल एडजेक्टिव्स या कलेक्टिव एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। जी बच्चे, कम टू द बुक्स अगेन। एज रिसेंटली एज 1942 इन बॉम्बे, कहता है कि ये हाल ही में बॉम्बे में 1 मिलियन स्टार्व टू डेथ, 1 मिलियन जो लोग हैं वो भूख से मर गए। व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब चावल की फसल नहीं हुई। मुंबई में हाल ही में यानी 1942 में जब चावल की पैदावार कम हुई तो 1 मिलियन अफराद भूख से मर गए, ठीक है, या भूखे मर गए। In India in 1964 to 65 there was the worst famine of the century. इंडिया में ये 1964 से 65 में कहता है कि सबसे बुरा तरीन, सबसे बदतरीन जो है वो कहत पड़ा था। वर्स्ट है तो मतलब ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जो कि एक चीज का कंपेयर कर रही है, एक चीज का कंपैरिजन कर रही है बाकी सारी चीजों के साथ, मतलब बदतरीन। इससे पहले जितने भी इंडिया में कहत पड़े थे ये उनसे सबसे ज्यादा क्या था, बदतरीन किस्म का फेमाइन था, ठीक है। तो कहता है ओविंग टू द फेलियर ऑफ द मूनसून एंड मैनी कंट्रीज गेव एड ऑन अ लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प। कहता है कि मानसून की हवाओं की वजह से सदी का बदतरीन कहत पड़ा था और कई ममालिक ने बड़े पैमाने पर अमदाद दी और मदद करने की भी कोशिश की थी। हाउएवर इंपोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ताहम दरामदी खुराक की, मतलब खुराक का दरामद होना भी मसला हल ना कर सकी। फेमाइन इतना बड़ा था कि डिस्ट्रक्शन जो है वो काफी ज्यादा बड़े पैमाने पे थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चे, इवन इफ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी द पोर्ट्स कुडंट कोप विद ऑल द शिप्स ब्रिंगिंग द कार्गोज। अगरचे खुराक काफी मकदार में दस्तयाब हो गई थी, लेकिन बंदरगाहें सामान लाने वाले जहाजों को सहार ना सकी, या फिर कह सकें कि मतलब वो उसको जो सामान था उनका सारा कॉप विद, उनके साथ कॉपरेट नहीं कर सकी, ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स वर सो ग्रेट दैट द फूड कुडंट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी ऑफ द आइसोलेटेड। कहता और ये नकलो हमल का मसला इतना ज्यादा था कि अलग थलग और सबसे मुतासर होने वाले इलाकों में खुराक भी तकसीम ना की जा सकी। एंड हार्डेड हिट एरियाज, मतलब बहुत ज्यादा जिनका जो कि निशाना बने थे। सारा इसका मतलब ये है कि बंदरगाहें जो थी वहां से जो बाहर के कंट्रीज से जो खुराक लाई गई थी वो जब इंपोर्ट हो रही थी तो बहुत सारे बंदरगाहें जो है वो जहाजों के ये हेल्प जो है वो उसको कंप्लीट नहीं कर सकी थी। रीजन क्या बना था कि लोग जो है बच्चे वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो वीकनेस फील कर रहे थे अबाउट ये खुराक ना मिलने की वजह से। और कुछ लोग तो जो है वो पोर्ट्स पे जा भी नहीं सके, मतलब ये सारा अरेंजमेंट करने के लिए। और कुछ
खाना इस तरह से था कि उनके पास ये जहाज वगैरह जो हैं ये प्रॉपर वे में दस्तयाब नहीं थे, तो कुछ तो ऐसे ही हेल्प जो है उनकी ज़ाया हो गई। और फिर गहमा-गहमी में या फिर यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के उस वक़्त में बहुत सारे जो अफ़ेक्टेड एरिया थे वहाँ पे खाना पहुँचाया नहीं जा सका। सारी एक तज़बज़ल सी कंडीशन जो है वो पैदा हो गई थी। ठीक है? अब अगेन ग्रामर की तरफ चलते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं हमने, कलेक्टिव एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं। कहते हैं ये एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं। जैसे द रिच, अगर मैं कहूँ अ रिच मैन, तो रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पे नाउन है। लेकिन जब मैं कहती हूँ द रिच, तो वो एक अमीर, ठीक है ना, तो उसको हमने रिच जो एडजेक्टिव है उसको ही नाउन बना दिया है। और इनके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स दे शेयर, मतलब किसी किस्म के ऐसे लोगों को जाहिर करते हैं जो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहे हो। मतलब द रिच है तो यहाँ पे अमीर होने को बयान कर रहा है, ये सारी अमीर क्लास को बयान करता है। द पुअर है, ये सारी पुअर मतलब गरीब क्लास को बयान करता है, इस तरह से। ठीक है, द ऑनेस्ट, तो ये सारे ईमानदारों को बयान करता है। साथ में इसके साथ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ये यूज्ड एज प्लूरल, टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। द रिच, द पुअर, ठीक है ना, द ब्लाइंड, द सिक, द होमलेस, द हार्डवर्किंग, the innocent, the weak, the strong, the young, the intelligent, a large number of collective adjectives refer to nationality। ठीक है ना, ये वो सारे थे। जैसे मैं कहती हूँ the rich are in peace, अमीर जो है वो सुकून में रहते हैं। the poor are suffered, ठीक है ना, the blind are कोई भी आगे ले लें, जस्ट लाइक मिजरेबल, द सिक आर सफर्ड, इस तरह से जो है ना हम लोग कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। जब इन्होंने, ये तब की बात है जब इन्होंने स्पेसिफिकली किसी करेक्टरिस्टिक को शो करना हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तब इनके साथ हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, साथ में हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। शर्त ये है कि वो कोई करेक्टरिस्टिक किसी क्लास को इम्फसिसली जो है वो बयान कर रहे हो। फिर नेशनैलिटी के लिए देखें, द चाइनीज हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट लाइक मस्ट बी कैपिटलाइज्ड है, द पाकिस्तानी, द चाइनीज, इनको कैपिटल वर्ड्स में हमें लिखना पड़ता है। द टर्किश, द स्पेनिश, ठीक है, द आयरिश, द इंग्लिश। अब आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा पाकिस्तानीज वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, द पाकिस्तानी। द पाकिस्तानी जब हम लोग करते हैं तो इसका मतलब ये स्पेशली किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी क्लास को स्पेशली बयान करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं द पाकिस्तानी या रिच, या अगर तो नॉर्मली हमने अपनी जो है नेशनैलिटी को बताना है तो हम ये भी कह सकते हैं आई एम अ पाकिस्तानी। वो तो मतलब आम सी बात हो जाएगी, द पाकिस्तानी जो है वो कल्चर, इस तरह से जब हमने अपने कल्चर वगैरह को बताना है। लेकिन इम्फसिसली किसी करेक्टरिस्टिक को ही बताना है जो एक चीज सबको रेफर कर रही हो इम्फसिसली, फोर्सफुली, तो फिर हम क्या करते हैं उसके साथ में आर्टिकल प्लस ये एडजेक्टिव जिनको हम नोन बनाते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, और वो टेक प्लूरल फॉर्म को टेक करते हैं फिर। ठीक है, द पाकिस्तानी आर क्लेवर, यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द फास्टेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, फिर ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे भी यूज होते हैं उसके बिफोर, जस्ट लाइक द फास्टेस्ट। यहाँ पे यूज बिफोर डबल कंपेरेटिव, जहाँ पे दो कंपेरेटिव्स हों, द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है ना, तो इनके साथ हम लोग क्या द का यूज करते हैं मेन बिफोर कंपेरेटिव डिग्री से पहले। यहाँ पे फिर डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज। ये बात याद रखिए, ये आपको कहाँ पे, ये आपको एमसीक्यूज की जो करेक्शन है ये लेक्चर, उसके लिए आपको ये वहां पे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको आ जाए द रिच आर इन पीस, तो नीचे ऑप्शन आ जाए द रिच इज इन आर पीस, द रिच इज इन पीस, इस तरह से। तो जब आप स्पेसिफिकली किसी क्लास को एज एडजेक्टिव को नोन बना के पेश कर रहे हैं तो वहां पे आप प्लूरल फॉर्म को टेक करेंगे। तो ये फिर आगे द हायर यू गो द कूलर इट इज, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया गया है। ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ से पहले यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ, जैसे द फ्लूट, द पियानो। फिर ये न्यूज़पेपर से पहले यूज होता है, द न्यूज, द नेशन, द जंग, फिर उसके बाद द टाइम्स, इस तरह से।
ठीक है, ये हिस्टोरिकल इवेंट से पहले यूज होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच द रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द चाइनीज रेवोल्यूशन, फिर आप कह सकते हैं इसके अलावा और भी दो, द बोर वॉर, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी यूज होता है। नेक्स्ट वापस आ जाए अब बुक की तरफ। हाँ जी, a year later, एक साल बाद, इंडिया स्टिल फेस्ड एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमाइन। एक साल बाद भी इंडिया को कहत के एक बदतर खतरे का सामना था। मतलब जो वर्स्ट कहत पड़ा था, उसके बाद भी एक साल बाद भी उन्होंने एक कहत को बियर किया। फेमाइन में भी कास्ट बाय मैनी थिंग्स। अब ये कि फेमाइन क्या चीज है और कैसे आती है, कहत के कई इसबाब हो सकते हैं। मैंने मतलब इसके जो है ना वो रीजंस बन सकती हैं। इट मे बी दैट देयर आर जस्ट टू मेनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। इसका मतलब ये भी है, हो सकता है कि लोगों की तादाद दस्तयाब खुराक की मकदार से कहीं ज्यादा हो। मतलब खुराक कम हो और लोगों की तादाद जो है वो ज्यादा हो, तो भी जो है ना वो कहत का सामना करना पड़ता है। इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज। हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से फसलें जो है नाकाफी रही हूँ। थाउजेंड्स इवन मिलियंस, हजारों बल्कि मिलियन लाखों, विल डाई ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर जाएंगे, बिकॉज ऑफ फेमाइंस कास्ड बाय लेक ऑफ रेन। बारिश की कमी के सबब या बारिश की कमी की वजह से पड़ने वाले कहतों से हजारों बल्कि लाखों लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये रीजंस बताई गई हैं, कॉजेज बताए गए हैं कि किस तरह से जो है वो कार्गोज का मतलब था फ्रेट लोड। ये सिनोनिम्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनफैक्ट दर हकीकत इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आजकल की जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है, नॉट ओनली इज देयर नॉट इनफ फूड, यहाँ पे सिर्फ खुराक की कमी नहीं है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी मोर पीपल टू ईट इट। कहते हैं हर साल इस खुराक को खाने वाले कई ज्यादा लोग होते हैं। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, पहले बात हो रही थी हंगर की, अब आस्ता आस्ता बात हो रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। रीजन, हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं दो चीजों पे है, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और हमने देखना है कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है, द नंबर, हाँ, द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज रैपिडली इंक्रीजिंग। रैपिडली मतलब बड़ी ही स्पीड के साथ जो है ना, इन स्पीड हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में लोगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लाइक जिजेंटिक स्नोबॉल, एक बड़े से बर्फ के गोले की तरह। ठीक है ना, जिजेंटिक का मतलब होता है वेरी ह्यूज, वास्ट, जायंट, एनर्मस, विच नॉट ओनली गेट्स बिगर, जो कि बड़ा ही नहीं होता जा रहा, एज इट रोल्स, जैसे जैसे लुढ़कता है, बट गोज फास्टर एज वेल, और बड़ी तेजी के साथ नीचे भी जाता है। तो कहता है कि लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल एक बर्फ के एक बड़े से गोल तोदे की तरह। जब वो लुढ़कता है तो ना सिर्फ ये खुद को बड़ा करता है, मतलब जैसे जैसे नीचे को आता है और बर्फ इसके इर्द गिर्द दो ज्यादा लिपटी जाती है, बल्कि इसकी रफ्तार भी तेज तर हो जाती है। ग्रेटर, यहाँ पे फास्टर कंपेरेटिव डिग्री में आ जाता है। हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो, मतलब तकरीबन आज से 5 साल, 5 लाख साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल। दुनिया की जो आबादी थी बड़ी ही मुख्तसर थी, बट सिंस देन इट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लेकिन तब से इस वक्त से ये आस्ता आस्ता बढ़ती गई। अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियन। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 200 से 300 मिलियन थी। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में अब बता रहा है कि कैसे जो है और कब कब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। कहता है द नंबर्स डबल्ड बाय 1650, 1650 में इनकी जो तादाद थी वो ज्यादा हो गई, एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन, 1850 में इससे भी डबल हो गई टू 1000 मिलियन। ठीक है ना, होकर ये 1000 मिलियन हो गई। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओवर 6000 मिलियन। अब दुनिया की आबादी 3000 मिलियन से ज्यादा है। पहले यहाँ से अब देख लेते हैं, टाइम शॉर्ट रह गया, जरा थोड़ी सी ग्रामर देखनी थी। मिलियन और मिलियंस के बारे में देखना था हमने कि ये सिंगुलर मिलियन कहाँ पे यूज होता है, मिलियंस, 100,000 मिलियन बिलियन डजन स्कोर योक पाउंड। ये सिंगुलर में तब यूज होता है जब इनके साथ स्पेसिफिक नंबर अमाउंट जो है वो ऐड की जाए, डिजिट्स, जैसे कि 5 मिलियन, 2 मिलियन, 10, 100। जब इनके साथ नंबर्स, इनको नंबर प्रिसीड कर रहे हूँ, तब यहाँ पे एस नहीं यूज होता। जैसे कि यहाँ पे आपने 3 मिलियन पढ़ा, 4 मिलियन पढ़ा, 6 मिलियन, अब आबादी कितनी है, 6000 मिलियन। तो ये जब इनके साथ नंबर डिजिट्स का या फिर नंबर्स को 5, 10, 4 ये ऐड करते हैं, तो फिर उनके साथ हम लोग
एस का यूज नहीं करते। जैसे अली गेव मी 500 रुपीज, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं 100 आएगा। शी बॉट 2 स्कोर्स पेपर, तो यहाँ पे स्कोर आएगा मतलब 40, 2 बंडल, एक बंडल भी आप यूं कह लें, 20 पेपर है तो इसलिए हम 20 को स्कोर कहते हैं। हंड्रेड्स, डजन्स, मिलियंस, बिलियंस, डजन, स्कोर्स, योक्स, पाउंड्स, ये प्लूरल में तब आते हैं जब इनके साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है, तब ये प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करते हैं। दीज नाउन्स विद टेक एस, शी अर्न्स $100 अ वीक, तो आएगा शी अर्न्स $100 अ वीक, तो फिर वो हजारों, फिर इसकी जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में तो वो इस तरह से होती है, वो हफ्ते में हजारों डॉलर कमाती है, तो फिर वो हजार नहीं हजारों हो जाती है। तो हिज हैंड्स ले डजन ऑफ एग, तो यहाँ पर डजन ऑफ एग्स आ जाएगा, दर्जनों अंडे देती है। तो ये हम कुछ सूरतों में हम मिलियंस को विदाउट ऑफ भी यूज कर सकते हैं एज टू शो द क्वांटिटी ऑफ पीपल, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि मैनी पीपल हैव अ चांस बट मिलियंस हैव नॉट, तो हजारों के पास नहीं है, मतलब लाखों के पास नहीं है। तो वहां पे जब हम क्वांटिटी ऑफ पीपल शो करते हैं, मतलब ज्यादा की तादाद में जब लोगों को शो करते हैं, तो अक्सर मिलियंस के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये कुछ आपको मैंने प्रेपोजिशंस करवानी थी, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इसको पढ़ें, ये आपका प्रेपोजिशन का काम है, इसको आपने देखना है, फिर इसकी आपकी एक्टिविटी होगी। बेनिफिट फ्रॉम है एस्पायरिंग म्यूजिशियंस, बेनिफिट फ्रॉम गेटिंग पीपल, ये यूज है, वर्ब प्लस फ्रॉम का यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये बेनिफिट वर्ड के साथ यूज होती है। बेनिफिट जहाँ पे वर्ड आएगा वहां पे प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होगा। इनको हम लोग स्प्लिट प्रेपोजिशन कहते हैं, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ प्रेपोजिशन हर हाल में जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। कम फ्रॉम या फिर थोड़ा सा उनका मीनिंग चेंज करने के लिए जरूरी होती है। कम के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन इसका मीनिंग चेंज करने के लिए हम लोग से के मीनिंग में लाने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। डिफर फ्रॉम मतलब मुख्तलिफ होना, एस्केप फ्रॉम किसी चीज से बचना, रिकवर फ्रॉम रिकवर करना, रिफ्रेन फ्रॉम, ये वर्ड्स के मीनिंग्स को चेंज करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जिनके मीनिंग्स को चेंज करने के लिए हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है, उन प्रेपोजिशन को हम लोग स्प्लिट प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। कम आउट का मीनिंग और होगा, कम इन का मीनिंग और होगा, कम फ्रॉम का मीनिंग और होगा। मतलब कम के मीनिंग्स को जो है वो डिफेंड करने के लिए हमें किसी ना किसी जो है उसकी जरूरत पड़ती है प्रेपोजिशन की, उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, जब हमने स्पेशली उनका मीनिंग क्लियर करना हो वर्ड्स का, ठीक है, फिर हमें प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसी प्रेपोजिशन जो कि जरूरी हो जाती है मीनिंग को चेंज करने के लिए, उसको हम स्प्लिट प्रेपोजिशन कहते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम, रिजाइन फ्रॉम, रिटायर फ्रॉम, सफर फ्रॉम, ठीक है। स्लाइड्स में आपको बाद में शो करवाती हूँ, पहले मैं अपना लेक्चर तो कंप्लीट कर लूँ। अब हम लोग अपने इडियम्स पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। बैड ब्लड, दुश्मनी, डू नॉट क्रिएट बैड ब्लड बिटवीन दीज टू ब्रदर्स, इन दो भाइयों के बीच में दुश्मनी जो है वो क्रिएट ना करो। बैक आउट, वादे से मुकरना, डू नॉट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे से ना मुकरो। बैग एंड बगेज, साजो सामान समेत, ही लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज, उसने साजो सामान समेत अपना घर छोड़ दिया या फिर घर छोड़ दिया। बेयर द लाइन इन हिज ओन डैन, मुंह पर मुखालफत करना, मतलब शेर के मुंह में हार डालना। द बेयर द लाइन इन हिज ओन डैन इज नॉट इजी, किसी के मुंह पर ही मुखालफत करना जो है वो आसान नहीं। बीट अबाउट द बश, इधर उधर की बातें करना। टॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली, डू नॉट बीट अबाउट द बश, जो बात है मुद्दे पे आओ, या फिर जो बात है सीधी बात करो, इधर उधर की बातें ना करो। तो ये था आज का आपका लेक्चर। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो टाइम ओवर हो जाता है, तो आज जरा जल्दी जल्दी पूछ लें।